अभी तक मैंने मॉल कंसेप्ट कंप्लीट करा दिया है। इस मॉल कंसेप्ट में जो लास्ट बचा हुआ एक पॉइंट और है जिसको हम बोलते हैं तुल्यांक अवधारणा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, आज उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं बेटा। तो लिखिए अपना इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट मॉल कंसेप्ट का ये लास्ट पॉइंट है बेटा इसमें, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट तुल्यांक अवधारणा। आज हम तुल्यांक अवधारणा को करने जा रहे हैं बेटा। पूरे ध्यान से पढ़िए, मजा आएगा, क्योंकि अब मॉल कंसेप्ट आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। जिनको मॉल कंसेप्ट हल्का भी समझ में आया है उनके लिए तुल्यांक अवधारणा भी पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखिए बेटा, इसके अंदर हम 5 पॉइंट्स का डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार की परिभाषा। पहला पॉइंट क्या होता है बेटा हमारा, डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार की परिभाषा। दूसरा पॉइंट होता है बेटा फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार का सूत्र। बहुत ही सिंपल हो गए, एक बार आपने उसको डिफाइन कर दिया तो दूसरे पॉइंट में उसका फॉर्मूला बना लिया। सिंपल सी बात है। अब तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। कुछ हद तक ये बातें समझ में आ रही हैं। जैसे मॉल कंसेप्ट में भी हमने क्या किया था, पहला मॉल की डेफिनेशन। मॉल कंसेप्ट के अंदर मॉल की डेफिनेशन, मॉल का सूत्र यानी मॉल के फॉर्मूला, और नंबर ऑफ मॉल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया था। कितने मॉल होंगे तो यहाँ कितने ग्राम तुल्यांक होंगे। पहला तुल्यांकी भार की परिभाषा, दूसरा तुल्यांकी भार का सूत्र, और तीसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करना। और चौथा पॉइंट है बेटा आपका, जब ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं इसके बाद आता है अपना चौथा, वो है बेटा तुल्यांक अवधारणा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट, तुल्यांक अवधारणा। तुल्यांक अवधारणा तो बात समझ में आई। जो हमने हेडिंग लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है बेटा, तुल्यांक अवधारणा या इक्विवेलेंट कंसेप्ट लिखा है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट को यदि हमें समझना है यानी चौथे पॉइंट को समझना है तो पहले हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट का ज्ञान होना आवश्यक है। इस फ्लोचार्ट से यही पता चलता है। क्या पता चलता है बेटा, यदि आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट नाम के फोर्थ पॉइंट को इसमें समझना चाहते हैं, क्योंकि हेडिंग में तो आपने इक्विवेलेंट कंसेप्ट ही लिखा है, तो आपके लिए पहले इन 3 बातों की जानकारी होना जरूरी है। कौन सी, डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये 3 बातों की जानकारी होना जरूरी। मतलब तुल्यांकी भार की परिभाषा, तुल्यांकी भार का सूत्र, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करना। ये जिस बच्चे को आता है उसको ये चौथा पॉइंट तुल्यांक अवधारणा नाम का जो पॉइंट है वो इजीली समझ में आ जाता है। बात क्लियर है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे परिभाषा से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, इसमें लिखो बेटा ई और इक्विवेलेंट मास। पॉइंट नंबर 1, इक्विवेलेंट मास को ई से दर्शाते हैं।
इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट इज डिनोटेड बाय ई। इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार, द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो देखिए बेटा इसमें होता क्या, डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, किसी पदार्थ का वह भार या फिर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस which reacts with or obtained by the amount of substance। तुल्यांकी भार के इक्विवेलेंट मास के डेफिनेशन क्या है बेटा, the amount of substance which reacts with or obtained by 1 gram of hydrogen और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और यह 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, कॉमा इज नोन एज equivalent mass of that substance, equivalent mass of given substance, equivalent mass of that substance or given substance। बात क्लियर है बेटा? नहीं है तो दोबारा पढ़ें, अपने आप क्लियर होगी। कैसे? the amount of substance which reacts with or produced by, the amount of substance which reacts with or produced by 1 gram of hydrogen और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ द क्लोरीन और 108 ग्राम ऑफ द सिल्वर इज नोन एज इक्विवेलेंट मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। मतलब यह है कि आपने इसको डिफाइन करने के लिए 4 रेफरेंस मटेरियल लिए हैं। आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से मटेरियल को इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस की तरह या संदर्भ पदार्थ की तरह यूज किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन को भी यूज कर रहे हैं, या ऑक्सीजन को भी यूज कर सकते हैं, या फिर क्लोरीन को यूज कर सकते हैं, या फिर सिल्वर को यूज कर सकते हैं। इन 4 मटेरियल्स को, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सिल्वर, ये 4 चीजों को इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करने में रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। अब बच्चे बोलेंगे क्यों? डेफिनेशन में आप देख रहे हैं, एक जगह हाइड्रोजन है, दूसरी जगह ऑक्सीजन है, तीसरी जगह क्लोरीन है और चौथी जगह पर सिल्वर है। तो बच्चे बोलेंगे कि इसको डिफाइन करने के लिए रेफरेंस की तरह, संदर्भ पदार्थ की तरह इन 4 मटेरियल्स को यूज क्यों करते हैं? इसका अभी कारण बताने वाला हूं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। पहले इसको कुछ हिंदी के बच्चे होंगे वो भी नोट कर लें। किसी पदार्थ की वह मात्रा या किसी पदार्थ की वह मात्रा किसी पदार्थ की वह मात्रा जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से या सिल्वर के 108 ग्राम से, कॉमा क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, क्रिया करता है अथवा की सहायता से उत्पन्न होता है, की सहायता से उत्पन्न होता है, उस दिए गए पदार्थ का, उस पदार्थ का
तुल्यांकी भार कहलाता है, तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेटा कि किसी पदार्थ का व्यवहार जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से अथवा हाइड्रोजन के 1 ग्राम से अथवा क्लोरीन के 35.5 ग्राम से अथवा सिल्वर के 108 ग्राम से क्रिया करता है, किस सहायता से उत्पन्न होता है, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। इस तरह से इसको याद कर लेना है, ठीक है बेटा। तो जैसे ये डेफिनेशन याद होती है, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम यूज करते हैं। चलो उस क्वेश्चन का जवाब देना बाकी था। अभी क्या बोला था कि संदर्भ पदार्थ या रेफरेंस मटेरियल के रूप में तुल्यांकी भार को डिफाइन करने के लिए 4 ही चीजों को क्यों यूज किया, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और सिल्वर को अथवा क्लोरीन को। तो बेटा तुल्यांकी भार ज्ञात करने की 4 विधियां प्रचलित हैं। कितनी विधियां प्रचलित हैं? तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां। कितनी विधियां प्रचलित हैं बेटा? 4 विधियां, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। एक विधि का नाम है बेटा रिडक्शन विधि, अपचयन विधि, रिडक्शन मेथड। दूसरी विधि का नाम बेटा ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीकरण विधि। तीसरी विधि का नाम है क्लोराइड वेपर, क्लोराइड वेपर मेथड और क्लोराइड वाष्प विधि, क्लोराइड वेपर डेंसिटी, क्लोराइड्स वेपर डेंसिटी मेथड, क्लोराइड्स वेपर डेंसिटी मेथड, क्लोराइड का वाष्प घनत्व मेथड का हो या क्लोराइड वेपर मेथड। और चौथा है बेटा आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आप समझ गए इन 4 को ही डेफिनेशन में क्यों यूज किया है। रिडक्शन के लिए कौन कौन काम आता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर रिडक्शन। रिडक्शन मेथड में रिडक्शन के लिए कौन काम में लेते हैं? हाइड्रोजन का यूज किया है, इसलिए हाइड्रोजन को डिफाइन करने में काम में लिया गया है। दूसरा ऑक्सीडेशन मेथड में O2 इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए कौन यूज किया जाता है बेटा? ऑक्सीजन यूज किया था। तो इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करने के लिए ऑक्सीजन भी यूज हो गया। क्लोराइड बना करके उसकी वेपर बनाते हैं, तो क्लोराइड वेपर की डेंसिटी पता करके इक्विवेलेंट मास ज्ञात किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोराइड वेपर। तो क्लोरीन को भी, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर क्लोराइड फॉर्मेशन, यूज्ड फॉर क्लोराइड फॉर्मेशन। क्लोराइड निर्माण के लिए क्लोरीन का यूज होता है। बात समझ में आई यहां तक? और ये मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, रिएक्टिविटी सीरीज में अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता या धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी में सिल्वर बहुत पीछे आता है और आसानी से डिस्प्लेस हो जाता है। क्या बेटा? मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर बहुत पीछे आता है और आसानी से डिस्प्लेस हो जाता है, इसलिए सिल्वर को यूज किया जाता है। तो सिल्वर डिस्प्लेसमेंट मेथड का हो एजी डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसलिए सिल्वर को भी डिफाइन करने में यूज किया है। अब यहां तक तो ठीक है कि चारों को यूज क्यों किया, लेकिन इनमें जो डाटा लिया है वो क्या है? यहां देखो बेटा, डाटा क्या लिया हमने? यहां डाटा लिया है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एंड 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो ये डाटा क्या है? 1, 8, 35.5, 108, ये क्या चीजें? ये बेटा इनके इक्विवेलेंट मास ही हैं। क्या है ये इनके इक्विवेलेंट मास ही है। लिखो बेटा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मासेस ऑफ हाइड्रोजन याद कर लो 1 है, ऑक्सीजन याद कर लो 8 है,
क्लोरीन याद कर लो 35.5 है, और इसका सिल्वर का याद कर लो 108 है। इक्विवेलेंट मास ही यूज किए बेटा रेफरेंस के तौर पर। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108 ग्राम, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 ग्राम, एंड क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5 ग्राम, एंड हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1। तो ये चारों के इक्विवेलेंट मास याद कर लें, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, बहुत ही काम आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। तो होता क्या है, अब ये डेफिनेशन हो गई। मेथड्स के नेम कहां से आए, डेफिनेशन से, कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द इक्विवेलेंट मास डिटरमिनेशन आर जनरली अवेलेबल। तो आप मेनली 4 मेथड्स, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, क्लोराइड वेपर फॉर्मेशन मेथड, एंड द मेटल डिस्प्लेसमेंट या सिल्वर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो 4 मेथड आपके पास हो चुके हैं बेटा इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के। आगे डेफिनेशन को फॉर्मूला में या केमिक यूज कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन बनाते हैं, उससे समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, W1 ग्राम ऑफ ए metal reacts with oxygen to form W2 gram metal oxide. Find the equivalent mass of metal and metal oxide। ये अपना क्वेश्चन है बेटा। एक धातु के W1 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर W2 ग्राम धातु ऑक्साइड बनाते हैं। W2 ग्राम धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, तो धातु एवं धातु ऑक्साइड का तुल्यांकी भार बताइए। बेटा क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा हिंदी करते ही। कुछ बच्चों को वैसे लग रहा था कि क्या है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर सॉल्व करना आसान है या नहीं ये देखते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा थिंकिंग किया तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात है सामने, देखो बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत शानदार चीज है। यदि हल्का सा चूके और गलती हो जाएगी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम में भी बहुत ज्यादा प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कैसे, अब कुछ बच्चे यहां से यहां तक रीडिंग लगाएं, कितना शानदार तरीके से। तो जो स्टार्टिंग वाला जो मटेरियल है, ये एक धातु के W1 ग्राम ऑक्सीजन से यहां तक रीडिंग लगाएं, यहां से लगा के, जस्ट ए मिनट, इस जगह से लगा के इस जगह तक, तो बात बहुत ही शानदार समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी, देखो मैं इसको 3 बार लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक धातु के W1 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है, 2 बार लिखा। एक धातु के W1 ग्राम ऑक्सीजन से अब बच्चे सोच रहे हैं ये क्या करने जा रहे हैं, तो बहुत शानदार काम की चीज मिलने वाली है। ऑक्सीजन से और एक धातु के W1 ग्राम
ऑक्सीजन से, बताइए बेटा ये तीनों सेंटेंस एक ही हैं या अलग अलग हैं या कुछ अंतर है या नहीं है, तीनों का सेम सेंस है या सेंस अलग अलग है? बताओ बेटा, सोचो। क्या सेम है? बोलो। तो पता चल गया। इसमें जो है ध्यान देना, इस वाले में कहीं भी कॉमा नहीं है, इस सेंटेंस में कॉमा ये रहा और इस सेंटेंस में कॉमा ये रहा, तो बेटा इसमें फर्स्ट सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा ये W1 ग्राम कौन का रिश्तेदार है, धातु का या ऑक्सीजन का, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, बात क्लियर, क्लिक कर गया? इसमें आपने जहां कॉमा लगाते हैं वहां से कट कर देते हैं और बोलते टाइम रुकते हैं, जहां कॉमा लगाते हैं वहां से कट करते हैं और उस जगह बोलते टाइम रुकते हैं। कैसे मीनिंग चेंज होगा? एक धातु के W1 ग्राम, कौन के W1 ग्राम? एक धातु के W1 ग्राम, एक धातु के W1 ग्राम। अब कितने ग्राम? W1 ग्राम, कौन के? धातु के, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखो, एक धातु के, यहां रुक जाना है डॉट 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 की जगह, एक धातु के W1 ग्राम ऑक्सीजन। अब की बार W1 ग्राम कौन के साथ चला गया? ऑक्सीजन के साथ। तो बिल्कुल क्लियर हुआ बेटा। इस तरह से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, तब जाकर के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। बात क्लियर? दिखने में तो ऐसा लगा जैसे तीनों सेंटेंस एक ही हैं, लेकिन फाइनली पता चला क्या कि भाई सेंटेंस में केमिकल लोचा है, उस केमिकल लोचा का नाम है कॉमा। क्या है? कॉमा। एक में तो कॉमा ही नहीं लगा हुआ, तो ये सरासर गलत सेंटेंस है, भयंकर भयानक बात। ये दोनों सेंटेंस सही हैं और दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। अच्छा, आप 10th पास हैं सभी बच्चे, ऐसा कोई एक आध और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बताइए जिसमें पढ़ने का अंदाज यानी कॉमा की वजह से बदल जाता। कोई एक एग्जाम्पल और बताइए। क्वेश्चन तो चलो अभी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो एक एग्जाम्पल और बताइए बेटा जिसमें पढ़ने का तरीका बदल जाता है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट्स में बोल सकते हैं, दे सकते हैं, वरना नॉर्मली सामने वाले बच्चे डायरेक्ट बताएं। बोलो बेटा। एक धातु के W1 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर, इस टाइप का कोई और सेंटेंस आप लोगों को हिंदी में पढ़ा होगा सर लोगों ने, कॉमा का इंपॉर्टेंस के अंदर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो बेटा ऐसा एक सेंटेंस है बहुत छोटा सा, मैं अभी इसको मिटा दूंगा, सामने लिख रहा हूं। ये जैसे पहला लिखा पकड़ो मत जाने दो, ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है। पकड़ो मत, पकड़ो मत कॉमा जाने दो, ये सेंटेंस सही है लेकिन मीनिंग अलग है। पकड़ो कॉमा मत जाने दो। बात क्लियर बेटा? पकड़ो मत जाने दो, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, पता ही नहीं क्या मीनिंग है, तो सेंटेंस ही गलत माना जाएगा। जैसे हिंदी में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस सही है, तो आपको, और यदि कोई क्वेश्चन सेंटेंस जो गलत है तो वो कौन की वजह से गलत है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अपने इस लैंग्वेज में, केमिकल लैंग्वेज में आ चुका है। और ये देखो पकड़ो मत जाने दो, अब पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, रोक दो। बात समझ में आई? तो जहां कॉमा लगता है वहां पे आपको थोड़ा सा रुक के बोलना है, बोलने का लहजा चेंज करना है, एक्चुअल मीनिंग निकल के सामने आ जाएगा। बात क्लियर है? तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बिल्कुल इक्वेशन बनाना पड़ता है। कोई भी प्रश्न को या क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनाना पड़ता है बेटा? इक्वेशन बनाना पड़ता है, समीकरण बनाना पड़ता है। अब देखिए आप
समीकरण बनाए। सॉल्यूशन जो करना है, एक धातु के यानी कि मेटल के रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया तो बन गया मेटल ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, इक्वेशन सबने बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही इसका इक्वेशन बना, एक W1 ग्राम ऑफ मेटल या एक धातु के W1 ग्राम, तो बेटा W1 ग्राम धातु के हैं, ऑक्सीजन के नीचे मत रख देना, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना। W1 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना है बेटा, भी पता करेंगे। W2 ग्राम कौन आ गया, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म W2 ग्राम मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कितना है, W2 ग्राम। W2 ग्राम धातु ऑक्साइड बन रहा है, तो धातु ऑक्साइड की जगह W2 ग्राम लिख दिया। बेटा इसका कितना भार हो गया, क्वेश्चन मार्क। भाई किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें सभी पदार्थों की मात्राएं पता हो तो बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें क्रिया कारकों का रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल हुआ करता था। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार ये W1 तो धातु का भार है, W ऑक्सीजन पता कर लो बेटा, इक्वल टू W2 मेटल ऑक्साइड का भार है। रिएक्टेंट का टोटल कर दिया मास, बराबर कर दिया प्रोडक्ट के टोटल मास के, तो W ऑक्सीजन कितना आ गया बेटा, W ऑक्सीजन बराबर या इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, W2 माइनस W1 ग्राम। ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या रख सकते हैं बताइए बेटा, इस जगह आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू W2 माइनस W1 ग्राम। यहां तक समझ में आ गया बेटा, तो क्वेश्चन 50% इजीली सॉल्व हो गया। इसमें यह केमिकल लोचा था बीच में कि ऑक्सीजन का अमाउंट कैसे पता करें, और जिन बच्चों को ऑक्सीजन का अमाउंट पता करना आ गया उनके लिए यह क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब डेफिनेशन में वापस जाइए, व्हाट द डेफिनेशन टेल्स अस। डेफिनेशन हमको क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है कि किसी पदार्थ का व्यवहार जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करता है उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सारे रेफरेंस यूज नहीं करने, हाइड्रोजन यूज नहीं करना, क्लोरीन यूज नहीं करना है और सिल्वर को यूज नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेशन में तो 4 रेफरेंस थे। क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड यानी ऑक्सीडेशन मेथड अकेला काम आ रहा है, तो सिर्फ ऑक्सीजन का डाटा यूज करना है क्या। अब डेफिनेशन चेंज हो गई, इस क्वेश्चन के लिए कैसी डेफिनेशन हो गई, इस क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन हो गई है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद द 8 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज इक्विवेलेंट मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस। कि पदार्थ की वह मात्रा जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करती है उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाती है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से क्रिया करती है उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाती है। बात क्लियर है, तो बिल्कुल समझ में आएगी। अब हम क्या करते हैं बेटा, जस्ट ए मिनट, एक एक्स्ट्रा पेज बन गया, इसको हटाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इससे देखो कितना ऑक्सीजन कितने मेटल से रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीजन का अमाउंट लिखा हुआ है, मेटल का अमाउंट लिखा हुआ है, तो आप कहोगे W2 माइनस W1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद W1 ग्राम ऑफ द मेटल। इसको लैंग्वेज में लिख लो बेटा, W2 माइनस W1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद W1 ग्राम मेटल। ये इस इक्वेशन से क्लियर हो रही है ना बेटा। देखो ऑक्सीजन का कितना ग्राम, इतना ग्राम, कितने मेटल से रिएक्ट कर रहा है, W1 से, तो ये लैंग्वेज में लिख लिया हमने। तो देखो क्या है लैंग्वेज ये। अब इसका 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, और 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद
तो बेटा इसको नीचे ले जाओ उधर, क्या बन गया W1 अपॉन W2 माइनस W1 ग्राम मेटल। ये मेटल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा, फॉर मेटल लिख लेना। कौन के लिए कैलकुलेशन चल रहा है ये? मेटल के लिए। मेटल ऑक्साइड के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड, धातु एवं धातु ऑक्साइड का तुल्यांकी भार बताइए। एक साथ दो क्वेश्चन बोले गए, ध्यान रखना। इसमें क्या है? और अच्छा, क्या डेफिनेशन में 1 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहा है या फिर 8 ग्राम से? डेफिनेशन में बोला था कि किसी पदार्थ का व्यवहार जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करता है उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। तो 8 ग्राम के लिए कैलकुलेशन कीजिए। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद क्या हो गया बेटा? W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू 8 ग्राम ऑफ मेटल। और क्या बोला डेफिनेशन में? ये 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने वाली मात्रा, इस 8 ग्राम से रिएक्ट करने वाली अमाउंट उसका तुल्यांकी भार कहलाती है। तो ई मेटल कितना आ गया? ई मेटल, इट इज क्लियर दैट ए मेटल ये आ गया, 8 ग्राम से रिएक्ट करने वाली मात्रा आ गई ये, और ये ई मेटल आ चुका है W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू 8। बात क्लियर है बेटा? इसी तरह ये इक्विवेलेंट मास कौन का आया? मेटल का, धातु का तुल्यांकी भार आ गया। अब आपको निकालना है फॉर मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के लिए वापस इक्वेशन देखो। ये इतना ग्राम ऑक्सीजन प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करता है, कितना? W2 ग्राम मेटल ऑक्साइड। तो यहां से लैंग्वेज बनाओ बेटा, पहली लाइन W2 माइनस W1 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस W2 ग्राम मेटल ऑक्साइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। W2 माइनस W1 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस W2 ग्राम मेटल ऑक्साइड। यहां तक लैंग्वेज पहली लाइन इक्वेशन से बनाते हैं। जैसे ये वाली लाइन हमने इक्वेशन से बनाई थी। दूसरी लाइन 1 अमाउंट के लिए, यूनिट अमाउंट के लिए होती है, तो इसको दूसरी लाइन 1 के लिए होती है, तो यहां भी 1 के लिए और लगा के 1 ग्राम ऑक्सीजन वुड प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा? W2 अपॉन W2 माइनस W1 ग्राम मेटल ऑक्साइड। और तीसरी लाइन 8 ग्राम के लिए होती है। यदि ऑक्सीजन का क्वेश्चन है तो, क्लोराइड का क्वेश्चन होता, क्लोराइड का तो यहाँ 35.5 होता, सिल्वर का क्वेश्चन होता तो 108 होता, हाइड्रोजन का होता तो 1 का ही होता। बात क्लियर? तो चारों मेथड्स के डेफिनेशन मेथड से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो और फाइनली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड प्रोड्यूसेस कितना बेटा? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा? इसका 8 गुना कर दो जो अभी दिखाई दे रहा है उसका। W2 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू 8 ग्राम मेटल ऑक्साइड। तो यही क्या हो गया बेटा? इसका इक्विवेलेंट मास हो गया, क्योंकि 8 ग्राम से रिएक्ट करने प्रोड्यूस होने वाली मात्रा, क्योंकि मैंने 2 लैंग्वेज लिखी थी, ध्यान देना। अब ये लैंग्वेज पूरी समझ में आ गई डेफिनेशन की। कैसे? ये लैंग्वेज क्या थी बेटा? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद और प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्टेन्ड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज इक्विवेलेंट मास। रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्ट से विद आता है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को कंपेयर करके बात करें तो ऑब्टेन्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय ये आता है, ऑब्टेन्ड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये आ गया, और इस लैंग्वेज में हमने प्रोड्यूस्ड बाय को खूब यूज किया। देखो लास्ट में 1 ग्राम ऑक्सीजन वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय
8 ग्राम ऑक्सीजन वुड प्रोड्यूसेस, तो प्रोडक्शन प्रोडक्ट के मामले में होता है और रिएक्टेंट के मामले में होता है। तो सिंपल सा लैंग्वेज। अब इस 8 ग्राम से 8 ग्राम से पैदा होने वाली अमाउंट कितनी है बेटा? ये वाली अमाउंट। तो ये वाली अमाउंट क्या हो गई? मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास हो गई। नाउ इट इज क्लियर दैट E metal oxide equal to W2 upon W2 minus W1 into 8 ग्राम। ये आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड आ गया। अब यहां दोबारा समरी कर लो इन सभी, अभी तक जितना पढ़ा उसका समरी क्या हुआ। सारांश में बहुत आसानी से समझ में आएगा, समरी में आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। कैसे? आपने लिखा मेटल प्लस, फिर दूसरा लिखा ऑक्सीजन और दिया आपने मेटल ऑक्साइड। यहां पे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहां इसका मेटल का W1 ग्राम था, इसका W2 ग्राम था, इसका हमने पता कर लिया था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास W2 माइनस W1 ग्राम था। सबको यहां तक बिल्कुल क्लियर है बेटा? अब आंसर आया ई मेटल इक्वल टू W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू 8। ये आंसर आया था बेटा, सबको पता है थोड़ी देर पहले आंसर। ये रहा W1 अपॉन W2 माइनस इंटू 8 आया था ना मेटल का, तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप ध्यान से देखें, मेटल को बोले सब्सटेंस, मेटल को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोले सब्सटेंस। जिसका हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना, वो सब्सटेंस हो गया। क्या हो गया? मेटल इज सब्सटेंस। और ये ऑक्सीजन है रेफरेंस, जो डेफिनेशन में दिए हैं उसको रेफरेंस बोले। तो यहां पर देखो ई मेटल मतलब ई सब्सटेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस ई मेटल। W1 क्या है? मास या वेट ऑफ सब्सटेंस। तो W सब्सटेंस अपॉन, और ये क्या बेटा? W2 माइनस W1 क्या है? रेफरेंस का वेट है, वेट ऑफ रेफरेंस। तो W रेफरेंस इनटू 8 क्या है बेटा? डेफिनेशन के अंदर 8 क्या था? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास। ई रेफरेंस। ये सबके लिए एक जनरल फार्मूला बन गया। क्या बन गया बेटा? ये जनरल फार्मूला। आज इस फार्मूला को याद कर लेना। देखो बेटा क्या करते हैं, ये ई मेटल है, मतलब ई मेटल इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू W1 क्या? मेटल का वेट। तो मेटल का वेट मतलब सब्सटेंस का वेट, और W2 माइनस W1 O2 मतलब ऑक्सीजन रेफरेंस का वेट इंटू 8 क्या था? इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो रेफरेंस था ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास। एक जनरल फार्मूला बनता है। इससे चारों मेथड के फार्मूला बन जाएंगे। कैसे? ऑक्सीजन है तो यहाँ 8 लिखोगे, क्लोरीन होता तो यहाँ 35.5 लिखा जाएगा, सिल्वर होगा तो 108 लिखा जाएगा, और हाइड्रोजन होगा तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। तो बात समझ में आ गई? चारों मेथड को डेफिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड से तो सॉल्व करेंगे ही, डेफिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। आज बेटा पूरी डेफिनेशन को ढंग से कंप्लीट रखें, ताकि इससे डेफिनेशन की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख पाएंगे। और कल हम फॉर्मूला एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह साथ बने रहिए बेटा। थैंक यू।